नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमारे छत्तीसगढ़ में मैं माही आपका स्वागत करती हूँ। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही बारिश के बीच सड़क, पुल और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। पहली बारिश में कहीं सड़क उखड़ रही है तो कहीं पुल और पुलिया ढह रहे हैं। ताजा मामला बिलासपुर जिले के रतनपुर पेंड्रा मार्ग स्थित भासाझाल गांव का है, जहां पुल टूटने से आवागमन प्रभावित हो गया। प्रदेश में हाल के दिनों में कई निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं। 510 करोड़ रुपए की लागत से बनी NH-45 की सड़क पहली ही बारिश में उखड़ गई और उसमें लंबी दरारें आ गई। कोरबा जिले के कटघोरा में अटल परिसर के निर्माण की गुणवत्ता पर भी शिकायतें सामने आई। वहीं गरियाबंद में निर्माणाधीन पुल बारिश के दौरान ढह गया और गौरेला पेंड्रा मरवाही क्षेत्र में पुल क्षतिग्रस्त होने से यातायात प्रभावित हुआ। अब बिलासपुर जिले के भासाझाल गांव का पुराना पुल टूटने से लोगों की चिंता बढ़ गई है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार पुल की मरम्मत की मांग की थी, लेकिन समय रहते ध्यान नहीं दिया गया। राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। घटना के बाद जिला प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचा। रतनपुर से पेंड्रा रोड के बीच में बांसाझाल एक गांव है, उसमें एक पुल जो है पुराना हो जाने के कारण चापी नाली पे पुल था, वो टूट गया है। अल्टरनेट पुल वहां पे बन गया है, लेकिन उसका अप्रोच रोड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जल्दी से जल्दी उस अप्रोच रोड को बनाने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही अभी चूँकि अभी पुल टूट गया है, अप्रोच रोड नए वाले का नहीं बन पाया है, इस कारण से एक अल्टरनेटिव रोड जो है उस पे गाड़ियों का आवागमन चल रहा है। बिलासपुर जैसे देखा जा रहा है नगर निगम का ही है या कई ग्रामीण क्षेत्र में से मतलब सड़कें धंसने की शिकायतें लगातार सामने आ रही है, इसको लेकर के। हाँ, इसमें कुछ क्वालिटी का इशू है, इसमें संबंधितों को निर्देश दिया जा रहा है और जहाँ जहाँ पे भी इस तरह की 2 या 3 जगह जो भी जगह आई है उसमें एजेंसीज जो है ना काम करके उसको क्लियर कर रहे हैं। बिलासपुर के रिंग रोड 2 में निर्माणाधीन मकान की छत पर काम कर रहे 2 मजदूरों की 11 kV हाई टेंशन बिजली लाइन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे के बाद निर्माण कार्य को लेकर कई गंभीर सवाल सामने आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मकान का निर्माण नगर निगम के नियमों को दरकिनार कर कराया जा रहा था। बताया जा रहा है कि भवन निर्माण को लेकर पहले भी नगर निगम में शिकायत की गई थी, लेकिन शिकायत के बावजूद निर्माण कार्य नहीं रोका गया। आरोप है कि मकान को सड़क की ओर लगभग 2 फीट तक बढ़ाकर बनाया गया है। इतना ही नहीं, भवन निर्माण में आवश्यक मार्जिनल स्पेस भी नहीं छोड़ा गया और स्वीकृत नक्शे के अनुरूप निर्माण नहीं किया गया। सबसे गंभीर आरोप यह है कि निर्माण के दौरान 11 kV बिजली लाइन के बेहद करीब पाइप लगाया गया, जिससे यह हादसा हुआ। जोन क्रमांक 3 का प्रकरण है, जो बिल्डिंग परमिशन जारी हुआ था, विधिवत जारी हुआ, लेकिन वो बिल्डिंग परमिशन के विरुद्ध बना रहे हैं। इसके लिए जोन कमिश्नर के द्वारा नोटिस भी दिया गया है और नोटिस देने के बाद में उसको विधिवत उसने जवाब क्या दिया है, जोन कमिश्नर से रिपोर्ट आने के बाद में उस विधिवत कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था जल्द ही हाईटेक और पर्यावरण अनुकूल होने जा रही है। प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत मिलने वाली 50 एयर कंडीशन ई बसों के संचालन की तैयारी तेज हो गई है। खास बात यह है कि इस बार बसों के रूट तय करने में आम लोगों की भी भागीदारी होगी। जिला अर्बन पब्लिक सर्विस सोसाइटी ने नागरिकों से सुझाव मांगे हैं ताकि ई बसों का संचालन लोगों की जरूरत के अनुसार किया जा सके। प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत बिलासपुर को 50 आधुनिक AC ई बसों की सौगात मिली है। इन बसों के संचालन के लिए जिला अर्बन पब्लिक सर्विस सोसाइटी ने संभावित रूट तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सोसाइटी ने आम नागरिकों, छात्रों, कर्मचारियों, श्रमिकों और नियमित यात्रियों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। इच्छुक लोग अपने सुझाव ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वहीं नगर निगम कार्यालय स्थित विकास भवन में लिखित रूप से भी जमा कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री ई बस सेवा के अंतर्गत हमारा कोनी बस डिपो में उसकी प्रशासनिक बिल्डिंग और ई बस चार्जिंग स्टेशन का निर्माण कार्य किया जा रहा है। अभी 50 बस प्रस्तावित किया गया है। इसके रूट चार्ट के अनुमोदन के लिए बीच में राज्य सरकार को रिसीव किया गया था। अभी ये प्रक्रियाधीन है, जब फाइनल आएगा तब इसके बारे में आपको पुष्टि बताएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित राज्य मंत्री परिषद की बैठक में प्रदेश के विकास, सुशासन और औद्योगिक प्रगति से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने 500 करोड़ रुपए की लागत वाले 5 वर्षीय छत्तीसगढ़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन को मंजूरी दी, जिसके तहत 100 AI डेटा लैब
5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 300 से अधिक स्टार्टअप्स को सहायता तथा 7.5 लाख लोगों को AI प्रशिक्षण दिया जाएगा। बैठक में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को राज्य में पहला हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए रियायती दर पर भूमि आवंटन को भी स्वीकृति दी गई। लोक निर्माण विभाग में निर्माण कार्यों के डिजिटल प्रबंधन के लिए WAMIS प्रणाली लागू करने, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन तथा ADB के 15 करोड़ रुपए के अनुदान आधारित तकनीकी सहायता प्रोजेक्ट को भी मंजूरी मिली। इसके अलावा राज्य योजनाओं में स्टेट सिंगल नोडल एजेंसी मॉडल लागू करने और छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड को 200 करोड़ रुपए तक के NCD बॉन्ड जारी करने, स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की अनुमति भी दी गई। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से निवेश, रोजगार, पारदर्शिता और आधारभूत संरचना विकास को नई गति मिलेगी। आज कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन निर्णयों में मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन को मंजूरी दी है। इस मिशन का उद्देश्य राज्य में सुशासन, नई तकनीक, कौशल विकास और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। यह मिशन 5 वर्षों के लिए होगा, जिस पर 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस मिशन के तहत 100 AI डेटा लैब बनाई जाएगी, 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे, 300 से अधिक AI स्टार्टअप्स को सहायता दी जाएगी, 6 लाख विद्यार्थियों और 1,50,000 सरकारी कर्मचारियों को AI का प्रशिक्षण दिया जाएगा। शासन के कार्यों को आसान और तेज बनाने के लिए 50 से अधिक AI आधारित सेवाएं विकसित की जाएगी। यह मिशन भारत सरकार के इंडिया AI मिशन के अनुरूप छत्तीसगढ़ को उत्तरदायी, नवाचार आधारित और भविष्य उन्मुख डिजिटल राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जगदलपुर नगर निगम में विपक्ष के नेता राजेश चौधरी ने शहर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था, पार्किंग संकट और निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर महापौर और सत्ता पक्ष पर तीखा हमला बोला है। बुधवार को आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि शहर में आज पार्किंग और यातायात को लेकर जो मंथन किया जा रहा है वह सरकारी भूमि के आवंटन और अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने से पहले होना चाहिए था। उनका आरोप है कि पार्किंग के लिए आरक्षित भूमि का नियमों के विपरीत आवंटन किए जाने के कारण आज शहर इस समस्या से जूझ रहा है। राजेश चौधरी ने कहा कि निगम प्रशासन यूजर चार्ज वसूली के नाम पर छोटे व्यापारियों को कहीं भी दुकान लगाने की अनुमति दे रहा है, जिससे मुख्य मार्गों पर यातायात बाधित हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि निगम का रवैया केवल राजस्व वसूली तक सीमित रह गया है, जबकि शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो रही है। की गई, जिसमें महापौर जी और स्पीकर महोदय और शहर के अन्य लोग मौजूद रहे और जिस विषय को लेकर प्रेस वार्ता रखा गया, हमें मालूम था कि यह मंथन करना पड़ेगा। इसलिए हमने पूर्व में भी पार्किंग को लेकर और जो अतिक्रमण की बात करते हैं उन बातों को लेकर ज्ञापन भी दिया है और चर्चा भी किया है और उसके लिए एक अभियान भी चलाया। परंतु उस समय किसी को ये बात समझ में नहीं आ रहा था कि मंथन करना पड़ेगा और आज वो मंथन हो रही है। लेकिन पार्किंग का जो स्थल है उसे किसी को आवंटित करने के पहले, उसका NOC देने से पहले ऐसा मंथन होना था, पर वो मंथन हुआ नहीं। इसके बाद अतिक्रमण की बात करते हैं तो अतिक्रमण में जिस प्रकार से यूजर चार्ज के नाम पर आप जाइए, देखिए संजय बाजार में या जहां तहां यूजर चार्ज अगर वो देता है तो कहीं पे भी बैठ सकता है। इनको यूजर चार्ज से मतलब है
बाकी शहर की यातायात व्यवस्था से किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है। और बिना विजन के महापौर जी जिस प्रकार से कल उस बैठक में मंथन की बात कर रहे हैं, क्या उन्होंने कभी नगर निगम के जनप्रतिनिधियों के साथ ऐसा मंथन किया, किसी विषय पर कोई बात किया? और कल जो मंथन का कार्यक्रम रहा, इसमें मैं पूछना चाहता हूं, इस शहर की जनता ने पूरे 48 वार्डों में जो पार्षद बनाए हैं, सभी को वोट देकर पार्षद चुने हैं और 16 जनप्रतिनिधि कांग्रेस के भी चुने गए हैं। बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। सर्वस्व अधिकार इस शहर का भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। विपक्ष के सम्मानित हमारे जो पार्षदगण हैं, क्या इस शहर के लिए उनके विचार कोई अहमियत नहीं रखते? जिला प्रशासन इस मंथन बैठक में क्या कारण है कि विपक्ष को उन्होंने दूर रखा? ये बात को स्पष्टीकरण देना चाहिए, महापौर जी को भी स्पष्टीकरण देना चाहिए, शहरवासियों को बताना चाहिए कि विपक्ष को इस कार्यक्रम से क्यों दूर रखा गया। क्योंकि विजनहीन महापौर है, इसलिए यह बैठक जिला प्रशासन के माध्यम से करवाना पड़ रहा है। यदि इनका विजन होता, महापौर जी का विजन होता, और उस विषय जो नगर निगम का विषय है, विशेषकर यह नगर निगम का विषय है, त्योहारी मार्केट, आज तक पिछले वर्ष यही सिचुएशन था और उस समय भी यही बोला गया था कि नहीं, आने वाले समय में हम सब व्यवस्थित कर देंगे। आज 1.5 साल हो गए महापौर जी को, त्योहारी मार्केट आज तक उन्होंने नहीं बताया कि यहाँ त्योहारी मार्केट होगा। सिर्फ और सिर्फ व्यापारियों को डराने के लिए, व्यापारियों का सीजन के समय में व्यापार को मंदा करने के लिए, बड़े व्यापारियों को लाभ देने के लिए, इन छोटे छोटे व्यापारियों का धंधा को जो है बर्बाद करने के लिए जो महापौर जी इस टाइप का कदम उठाते हैं और निगम प्रशासन इस टाइप का कदम उठाती है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और हम आग्रह भी करते हैं जिला प्रशासन से कि जब तक आप त्योहारों से पहले लगभग 2 महीना पहले अगर आप किसी स्थल को चयनित कर देते और उसकी मुनादी हो जाती, शहरवासियों को मालूम हो जाता कि रक्षाबंधन का जो सामग्री है, त्योहारी बाजार जो है मंडी में लगेगी, तो शहरवासी भी त्योहार के दिन मंडी में जाएंगे, व्यापारी भी अनाप शनाप जगह में नहीं बैठेंगे और मंडी में जाकर अपनी दुकान लगाएंगे। ये व्यवस्था बिना किए जिस प्रकार से अचानक त्योहार के सामने आकर फरमान जारी होता है, इस फरमान के विरोध में यदि कोई खड़े है तो हम कांग्रेस पार्टी खड़ी है और तब तक खड़ी रहेगी जब तक ये प्रशासनिक व्यवस्था महापौर जी के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जनता के लिए बराबर नहीं करेगी। इसी प्रकार से अतिक्रमण हटाने की बात करते हैं तो अतिक्रमण सिर्फ गरीबों का नहीं हटाना है, बहुत सारे ऐसे अतिक्रमण शहर में धनाढ्य लोग करके रखे हैं और करने की इच्छा में भी हैं, जिसे हम समय समय पर जिला प्रशासन को अवगत करा रहे हैं। उन अतिक्रमणों पर सबसे पहले कार्रवाई होना चाहिए, ये हमारा मांग है। नए आपराधिक कानून लागू होने से 2 साल पूरे होने पर बिलासपुर पुलिस ने अपनी उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि डिजिटल पुलिसिंग, पारदर्शी विवेचना और समयबद्ध न्याय प्रक्रिया के क्षेत्र में बिलासपुर पुलिस ने प्रदेश में अग्रणी स्थान हासिल किया है। पुलिस का दावा है कि आधुनिक तकनीक, डिजिटल साक्ष्य और फॉरेंसिक आधारित जांच से अपराधों की विवेचना पहले से अधिक प्रभावी और पारदर्शी हुई है। एसएसपी रजनीश सिंह ने बताया कि 1 जुलाई 2024 से लागू भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बिलासपुर पुलिस ने शुरुआत से ही सुनियोजित रणनीति अपनाई। इसके तहत जिले की सभी पुलिस चौकियों को डिजिटल व्यवस्था से जोड़ा गया है। 1386 अधिकारी कर्मचारियों को ई साक्ष्य प्रणाली का प्रशिक्षण दिया गया है। मास्टर ट्रेनर्स ने थाना स्तर पर व्यवहारिक प्रशिक्षण देकर विवेचकों को नई व्यवस्था के अनुरूप दक्ष बनाया है। देखिए, 2 वर्ष होने जा रहे हैं हमारे नवीन कानून लागू होने पे, और नवीन कानून लागू होने के बाद न केवल पुलिस के द्वारा लगातार अपने अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशिक्षण पुलिस मुख्यालय से अन्य सभी जगहों से जहाँ जहाँ एक्सपर्ट हैं उनसे प्रशिक्षण लिया जा रहा है। प्रतिदिन पुलिस मुख्यालय के द्वारा 1 घंटे का समय निर्धारित है जो आईओ कोई भी अटेंड कर सकता है,
उसका परिणाम ये रहा है कि बिलासपुर ज़िले के 1386 आईओ जो रजिस्टर्ड विवेचक हैं उनके द्वारा लगातार बेहतर कार्रवाई की गई है। थानों में विभिन्न पोर्टलों के माध्यम से, चाहे वो माल खाना हो, उसमें प्रदेश में नंबर 1 पर एंट्री की गई है। डीजी आईजी डैशबोर्ड है, उसमें भी नंबर 1 पर है। आप सभी जानते हो कि किसी अपराध में किसी के साथ मारपीट हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें मेडली पर एक पोर्टल है जिसमें कि एमएलसी थ्रू एमएलसी भेजी जा रही है, पीएम के लिए भेजा जा रहा है। उसमें हम रिपोर्ट प्राप्त कर रहे हैं, उसमें महीनों पेंडेंसी रहती थी। वैसे ही साक्ष्य जो सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी अपराध की विवेचना में, हम जो एविडेंस लेते हैं वो अब हम सभी जगह पे टैबलेट दिए गए हैं। सभी विवेचकों को, अधिकांश सभी थानों के उनको दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। उनके द्वारा स्पॉट पर साक्ष्य लिया जा रहा है, ऑडियो वीडियो, ये सारी रिकॉर्डिंग्स, जिसमें कि कोई भी उसकी एविडेंशियल वैल्यू चेंज नहीं होगी। वो प्राइमरी एविडेंस के रूप में किसी भी केस में साक्ष्य के बतौर उपस्थित रहेगा। तो इस तरह साक्ष्य में भी हमारा जो बिलासपुर ज़िला है नंबर 2 पर है। प्रोसिक्यूशन में भी नंबर 2 पर है, जो प्रोसिक्यूटर्स के पास जाता है। एफएसएल आप सभी जानते हो, एफएसएल की जांच के लिए भेजा जाता है, जो जब्ती माल होता है वो, उसमें भी हम लोग ने काफ़ी अच्छा किया है और पूरे हमारे कर्मचारी अधिकारी बेहतर तरीके से कर रहे हैं। अब आप जो कंप्लेनेंट है थाने में जाता है वो साइन, उसके लिए साइन पैड दिया गया है सभी थानों को, और उनके साइन लिए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, वैसे समन्स जितने भी न्यायालय से जारी होते हैं अब इलेक्ट्रॉनिकली उसको जिसको भी समनी है, जिसको नाम से जारी हुआ है उसको तामील किया जा रहा है। वैसे ही 60 डेज़ और 90 डेज़ में अपराधों का निकाल किया जाना मस्ट है। इसको ध्यान में रखते हुए हमारे सभी विवेचक पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ कि वो टाइम लाइन जो है, टाइम लिमिट है, उसके भीतर विवेचना कंप्लीट करके और चालान न्यायालय में पेश करें। इसके अलावा अब चालान न्यायालय में पेश हो जाता है, इसके बाद होती है ट्रायल, जिसमें कि गवाहों को उपस्थित होना रहता है। विशेष तौर पर हमारे जो आईओज़ हैं, आईओज़ के साथ साथ केसेस में और भी कर्मचारी इन्वॉल्व होते हैं, जाकर काम करते हैं, तो उनकी भी गवाही होती है। ये सब न्याय श्रुति एप्लीकेशन के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से, वीसी के जरिए लोग अपनी गवाही दे सकते हैं। आपके सामने है कि हमारे थाना प्रभारी तोरवा के द्वारा आज बलरामपुर कोर्ट में गवाही दी गई है अपने ही चैम्बर में बैठ के। तो हमारे ज़िले के 19 थानों को शासन के द्वारा नोटिफाई किया गया है कि थाने से ही आपके साक्ष्य न्याय श्रुति के जरिए साक्ष्य दिए जा सकेंगे। इस तरह से बिलासपुर के अधिकारी कर्मचारियों को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इस तरीके से अपनी पूरी मेहनत के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ लगते हुए इस नवीन कानून में हम लोग बेहतर से बेहतर परिणाम दें और माननीय न्यायालय के समक्ष ये सभी प्रकरण पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, पूरे एक्यूरेट वैल्यू के साथ हम सारे डॉक्यूमेंट को थ्रू चालान के माध्यम से सबमिट करें, जिससे कि फास्ट ट्रायल भी हो सके। बारिश का मौसम अपने साथ सिर्फ ठंडक ही नहीं बल्कि खतरे भी लेकर आता है। बिलासपुर में लगातार बढ़ रहे स्नेक बाइट के मामले चिंता का विषय बन गए हैं। सिम्स अस्पताल में हर दिन सांप के काटने वाले मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि समय पर अस्पताल पहुंचने से जान बचाई जा सकती है, जबकि झाड़ फूक और घरेलू इलाज में समय गंवाना जानलेवा साबित हो सकता है। बारिश शुरू होते ही जिले में सर्पदंश के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। सिम्स अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर लखन सिंह ने बताया कि जुलाई महीने में करीब 90 स्नेक बाइट के मामले सामने आए, जबकि पहले वाले महीने में लगभग 30 मरीज ही अस्पताल पहुंचे थे। यानी बारिश के साथ मामलों की संख्या 3 गुना तक बढ़ गई है। उन्होंने बताया कि अधिकांश मरीज समय पर अस्पताल पहुंचने के कारण पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। स्नेक बाइट के लगातार केसेस हमारे पास आ रहे हैं। मैं वैसे बताऊँ, आज ही मैंने अपने डाटा मंगवाया था पीडियाट्रिक और बच्चे वार्ड और मेडिसिन से। उसमें पिछले महीने का जबकि 30 के लगभग केसेस आए थे, मतलब प्रतिदिन एक केस आ रहे थे, तो उसके अनुपात में इस बार हमारे पास जुलाई माह में 90 केसेस आए, तो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब ये जैसी बारिश वो हुआ है उसके बाद से 90 केसेस आए हैं। और 90 केसेस में एक बहुत गंभीर था जो कि काफ़ी लेट पहुंचा था। बाकी सभी पेशेंट को प्रॉपर इलाज किया गया और 90 में 89 पेशेंट को हमने डिस्चार्ज किया। टोटल अभी तक कितने
बताया 90 केसेस इस महीने हुए हैं, 30 केसेस पिछले महीने थे, दोनों मिलाकर के। कोरिया जिले में एक आदिवासी दिव्यांग युवक पिछले 2 वर्षों से सरकारी व्यवस्था की उदासीनता का सामना कर रहा है। पैरों में दिव्यांग होने के बावजूद उसने अपने सपनों को नहीं छोड़ा और 12वीं पास करने के बाद अब कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहा है। लेकिन आने जाने के लिए साधन नहीं होने से उसकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। जिला प्रशासन से कई बार पेट्रोल स्कूटी की मांग करने के बावजूद अब तक उसे राहत नहीं मिल सकी है। जनपद पंचायत बैकुंठपुर के ग्राम पंचायत मुरमा निवासी आदिवासी दिव्यांग जन कुमार सिंह आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से है। पैरों से दिव्यांग होने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और शिक्षा जारी रखी। 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद अब वे कंप्यूटर का प्रशिक्षण ले रहे हैं। पूर्व में जिला प्रशासन राज्य प्रशासन द्वारा पेट्रोल चालित स्कूटी देने का प्रक्रिया जारी करने के लिए आवेदन फॉर्म मंगा लिया गया था, पर ऊपर से कार्यवाही ना होने के कारण उसको स्थगित कर दिया गया है, जिसके कारण इस पेट्रोल चालित स्कूटी देने के लिए कोई प्रावधान नहीं है, जिसके कारण नहीं दिया गया है। उसके जगह में उसका निराकरण किसी और प्रकार से किया जा सकता था, ट्राइसिकल वगैरह दिया जा सकता था, लेकिन वो भी नहीं किया गया। हाँ, ये मेरे जानकारी में नहीं था, इसीलिए नहीं दे पाए थे, पर अभी जैसे ही आएंगे तो अभी बैटरी चालित मोटराइज तो नहीं है, पर पात्रता अनुसार ट्राईसाइकिल दिया जा सकता है और बाद में जब मोटराइज आ जाएगा तो दे देंगे। अभी आगे की क्या कार्रवाई आप कर रहे हैं? अभी हितग्राही को बुलाए हैं, दस्तावेज लेके आएंगे तो उसका पूरा दस्तावेज आवेदन करवाएंगे और उसके हिसाब से जैसे सामान प्राप्त होते ही कार्यवाही किया जा सकता है। कितने दिन में उसे ट्राइसाइकिल उपलब्ध करा देंगे? हाथ वाला ट्राईसाइकिल तो अभी तुरंत दे देंगे हम लोग, और मोटराइज के लिए तो सामान जब आएगा तभी दे पाएंगे, इसीलिए उसका कब तक आएगा उसको बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि बजट भी अभी रहता नहीं है। और मांग पत्र तो हम लोग भेजे हैं रायपुर, जैसे ही कुछ अपडेट हो जाता है उसके हिसाब से हम लोग प्रदान करेंगे। बिलासपुर के छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान यानी सिम्स में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए MBBS की 150 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। संस्थान ने काउंसलिंग और दाखिले की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बार प्रवेश प्रक्रिया 3 चरणों में होगी, जिसमें पहले 2 चरण पूरी तरह ऑनलाइन और अंतिम चरण फिजिकल मोड में आयोजित किया जाएगा। सिम्स में MBBS की कुल 150 सीटों के लिए दाखिला होगा। इनमें 124 सीटें स्टेट कोटा, 22 सीटें ऑल इंडिया कोटा और 4 सीटें भारत सरकार के लिए आरक्षित हैं। सिम्स के डीन डॉक्टर रमणेश मूर्ति ने बताया कि प्रवेश प्रक्रिया अंतिम चरण में है। नीट की ऑल इंडिया और स्टेट रैंक के आधार पर काउंसलिंग होगी। है कि आज ही 150 सीटों पर प्रवेश हेतु अनुमोदन के उपरांत ऑल इंडिया की 22 सीटों की भी हमको मान्यता मिली है, जो 150 के अंतर्गत ही रहते हैं, लेकिन वो एक प्रक्रिया है। तो अब सीटों का बंटवारा हो गया है, तो जिसमें 100 कुछ बदलाव रहेगा क्या? नहीं, 124 सीटें राज्य कोटे की होती हैं, 22 सीटें ऑल इंडिया कोटे की होती हैं और 4 सीटें सेंट्रल पूल की होती हैं, जो भारत सरकार नॉमिनेट करती है, जिसमें नेपाल, नागालैंड, लद्दाख इस तरफ से छात्र आते हैं। तो कुल 150 सीटों पर भर्ती की जाएगी। कमेटियाँ बना दी गई हैं। आपने फैकल्टी की कमी के बारे में पूछा, कुछ कमी अवश्य है, कुछ अभी पदोन्नति उपरांत ट्रांसफ़र भी हुए हैं, लेकिन जो सह से सहायक और सहायक से फिर आगे प्रमोशन होंगे उसमें भी सिम्स का ध्यान रखा जाएगा। उस हेतु पत्र, अनुरोध पत्र, मांग पत्र भेज दिया गया है। उम्मीद है कि नए डॉक्टर भी शीघ्र आएंगे। पदोन्नति उपरांत स्थानांतरण होकर बाहर जाते हैं, तो जब प्रमोशन होता है तो नए जो शिक्षक आएंगे उनमें सिम्स का भी ध्यान रखा जाए, इस हेतु मांग पत्र भेज दिया गया है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।